क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेरणा मतलब जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, वो दरअसल हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि हम तो हमेशा यही मानते आए हैं कि बस थोड़ी सी और प्रेरणा मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इस गहन चर्चा में आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब हम सब ने ये महसूस किया है, जैसे नए साल का पहला दिन आता है, हम एक डायरी लेते हैं और बड़े बड़े लक्ष्य लिख डालते हैं। हाँ, उस वक्त तो हमारे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही होती है। ऐसा लगता है कि बस अब तो दुनिया बदल देंगे। एकदम सही कहा। हम मान लेते हैं कि किसी दिन अचानक से ये ऊर्जा हमेशा के लिए हमारे अंदर बस जाएगी और हम रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने लगेंगे। हम इस ऊर्जा को प्रेरणा कहते हैं। राइट। और ऐसा लगता है जैसे ये एक फोन की बैटरी है और हम बस उम्मीद करते हैं कि ये बैटरी हमेशा 100% चार्ज रहे। हाँ, मन में बस यही चलता रहता है कि मुझे और व्यायाम करना चाहिए या मुझे काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। बिल्कुल। वास्तविकता ये है कि वो प्रेरणा वाली बैटरी है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, कुछ ही दिनों में वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और हम फिर से उसी पुरानी दिनचर्या में लौट आते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इस विषय की तह तक जाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि नई आदतें बनाने में लोग बार बार फेल क्यों होते हैं, और आज की हमारी रिसर्च और नोट्स के आधार पर आदतों को जीवन का एक स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। राइट। आज हम प्रेरणा के इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं और स्पष्टता मतलब क्लैरिटी की असली ताकत को समझने वाले हैं। आज का हमारा ये जो विश्लेषण है, ये इस बात पर बहुत गहराई से रोशनी डालेगा कि समस्या हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर में बिल्कुल नहीं है। मतलब लोग अक्सर खुद को कोसते हैं ना कि यार मेरे अंदर तो डिसिप्लिन ही नहीं है, मैं आलसी हूँ। हाँ, लोग सोचते हैं कि उनमें कुछ बुनियादी कमी है, लेकिन मनोविज्ञान और आज के हमारे नोट्स स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि असल में कमी हमारी रणनीति में होती है। मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि जब हम अपनी आदतों को सही तरीके से डिजाइन करते हैं तो प्रेरणा की कोई खास जरूरत ही नहीं रह जाती। अच्छा, तो मतलब प्रेरणा की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, क्योंकि प्रेरणा एक भावना है और भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं। हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जो हमारी भावनाओं पर निर्भर न हो। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। बिना किसी देरी के सीधे साल 2001 के बहुत ही मशहूर अध्ययन की ओर रुख करते हैं। हाँ, इस अध्ययन ने तो आदत निर्माण के पूरे विज्ञान को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। बिल्कुल। ये प्रयोग 248 लोगों पे किया गया था। सामान्य लोग जो अपने रोजमर्रा के काम करते थे। इसका मुख्य उद्देश्य ये देखना था कि 2 सप्ताह के दौरान ये लोग व्यायाम करने की बेहतर आदतें कैसे बना सकते हैं। राइट। और शोधकर्ताओं ने इन 248 लोगों को 3 अलग-अलग समूहों में बांट दिया था। हाँ, पहला समूह बस एक नियंत्रण या कंट्रोल ग्रुप था। इस समूह पर कोई दबाव नहीं था। उन्हें कोई खास निर्देश नहीं दिए गए थे। उनसे बस इतना कहा गया कि वे ट्रैक करें कि वे कितनी बार व्यायाम कर रहे हैं। बस एक साधारण सा रिकॉर्ड रखना था। और यहीं से प्रयोग दिलचस्प होना शुरू होता है। दूसरा समूह, जिसे हम प्रेरणा समूह कह सकते हैं, उसे थोड़ी अलग चुनौती दी गई। हाँ, इस समूह को न केवल अपने वर्कआउट को ट्रैक करना था, बल्कि शोधकर्ताओं ने उनके अंदर व्यायाम के प्रति मजबूत प्रेरणा जगाने की कोशिश की। उन्हें व्यायाम के फायदों के बारे में बहुत सारी सामग्री पढ़ने को दी गई। मतलब बाकायदा प्रेजेंटेशन वगैरह देकर। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन देकर समझाया गया कि कैसे व्यायाम करने से हृदय रोग का जोखिम कम हो सकता है, दिल का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है और उम्र बढ़ सकती है। यह एक तरह से उनकी भावनाओं को झकझोरने का प्रयास था। रुको, तो क्या उन्होंने लोगों को डराने की कोशिश की? जैसे अगर व्यायाम नहीं करोगे तो बहुत कम उम्र में दिल की बीमारी हो जाएगी। हाँ, एकदम वैसे ही। अरे, ये तो वही तरीका है जो अक्सर डॉक्टर या परिवार वाले अपनाते हैं, डर और प्रेरणा का मिक्सचर देकर काम करवाने की कोशिश करना। ये बिल्कुल वैसा ही था। स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी और फायदों का एक ऐसा पैकेज जो आमतौर पर लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब हम डेटा को देखते हैं तो परिणाम बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा, क्या हुआ फिर? 2 सप्ताह बाद जब परिणामों का विश्लेषण किया गया तो पहले समूह जो सिर्फ ट्रैक कर रहे थे और दूसरे समूह जिन्हें पूरी प्रेरणा दी गई थी, दोनों में व्यायाम करने की दर लगभग एक समान थी। क्या बात कर रही हैं? दोनों में एक समान? हाँ, दोनों समूहों में से केवल 35 से 38% लोगों ने ही सप्ताह में कम से कम एक बार व्यायाम किया। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उस प्रेरक प्रेजेंटेशन का, उस डर का कोई खास असर नहीं हुआ।
प्रेरणा ने काम ही नहीं किया। ईजोन सच में हैरान करने वाली बात है। मतलब प्रेरक वीडियो देखना, बड़े बड़े लेख पढ़ना या दिल की बीमारियों के डर से मोटिवेट होना मूल रूप से उतना ही बेअसर है जितना बिना अलार्म लगाए सुबह जल्दी उठने की उम्मीद करना। हाँ, बिल्कुल वही। हम सोचते हैं कि जानकारी होने से व्यवहार बदल जाता है, लेकिन डेटा साफ कह रहा है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है। तो अगर इतनी भारी प्रेरणा भी काम नहीं कर रही है, तो असल में काम क्या कर रहा है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस प्रयोग में एक तीसरा समूह भी था और उस तीसरे समूह के परिणाम ही इस पूरे अध्ययन की जान है। तीसरे समूह के साथ क्या अलग किया गया था? तीसरे समूह को भी बिल्कुल वही प्रेजेंटेशन दी गई जो दूसरे समूह को मिली थी, ताकि प्रेरणा का स्तर वैसा ही रहे, लेकिन उनके साथ एक अतिरिक्त शर्त जोड़ दी गई। अच्छा, वो क्या थी? उन्हें अगले सप्ताह के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने को कहा गया कि वे कब और कहां व्यायाम करेंगे। विशेष रूप से तीसरे समूह के हर सदस्य को एक बहुत ही स्पष्ट वाक्य पूरा करना था। वो वाक्य क्या था? वाक्य था, अगले सप्ताह के दौरान मैं कम से कम 20 मिनट का व्यायाम इस दिन को इस समय पर इस स्थान में करूंगा। बस इतना सा। और इसके नतीजे क्या रहे? जब परिणाम आए तो इस समूह में व्यायाम करने की दर 91% थी। बाप रे, 91%! ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। मतलब पहले वालों का 35-38% और इनका 91%। सिर्फ एक वाक्य लिखने से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है? इसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। यह अध्ययन साबित करता है कि लोग अक्सर प्रेरणा की कमी से नहीं जूझ रहे होते हैं, वे स्पष्टता की कमी से जूझ रहे होते हैं। स्पष्टता की कमी मतलब क्लैरिटी नहीं होती? हाँ, जब कोई कहता है कि मैं स्वस्थ खाना खाऊंगा या मैं ज्यादा काम करूंगा, तो ये बातें दिमाग के लिए बहुत ही धुंधली होती हैं। दिमाग को समझ नहीं आता कि उसे ये काम कब शुरू करना है। ये बात तो है। शोधकर्ता इस तकनीक को कार्यान्वयन का इरादा या इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। यह इस बात की एक पूर्व योजना है कि एक विशिष्ट व्यवहार को कब और कहां अंजाम दिया जाएगा। तो मूल रूप से ये एक सीधा सा फॉर्मूला है, मैं इस समय पर इस स्थान में ये काम करूंगा। जब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं तो क्या हम असल में अपने दिमाग को ये बता रहे होते हैं कि उसे अब और सोचना नहीं है? बिल्कुल सही पकड़े आप। क्योंकि अक्सर जब काम करने का समय आता है तो दिमाग हजार बहाने बनाने लगता है ना। हाँ, हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। हर बार जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तो दिमाग के उस हिस्से को मेहनत करनी पड़ती है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। राइट। दिन भर में हम इतने सारे फैसले लेते हैं कि हमारे अंदर निर्णय की थकान या डिसीजन फटीग पैदा हो जाती है। जब हम ये तय कर लेते हैं कि कोई काम कब और कहां होगा, तो हम उस निर्णय लेने की उलझन को पहले ही खत्म कर देते हैं। मतलब जब शाम के 5 बजते हैं और जिम जाने का समय होता है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि क्या आज मैं थका हुआ हूं या क्या मुझे कल जाना चाहिए। योजना पहले ही बन चुकी है। बिल्कुल, बस उसका पालन करना होता है। ये बात मुझे मशहूर वित्तीय लेखक जेसन ज़्वेग के उस शानदार कोट की याद दिलाती है जो हमारे आज के नोट्स में दिया गया है। हाँ, वो कोट बहुत ही सटीक है। उन्होंने कहा था, जाहिर है कि कोई भी कभी बिना सोचे समझे वर्कआउट नहीं करने वाला है, लेकिन एक कुत्ते के घंटी बजने पर लार टपकाने की तरह इंसान उस समय के आसपास बेचैन होने लगता है जब वो आमतौर पर वर्कआउट करता है। ये पावलोव के कुत्तों वाले उस प्रसिद्ध प्रयोग की तरह ही है। हाँ, हम मूल रूप से अपने ही दिमाग को एक संकेत या क्यू दे रहे हैं। यह एक बहुत ही सटीक तुलना है। आदतों को ट्रिगर करने वाले संकेत कई तरह के हो सकते हैं, जैसे जेब में फोन के वाइब्रेट होने का एहसास, बारिश की महक या किसी खास चीज की आवाज। हाँ, लेकिन समय और स्थान हमारे पर्यावरण के सबसे आम और सबसे शक्तिशाली संकेत हैं। जब हम अपनी आदतों को दुनिया में जीने के लिए एक निश्चित समय और एक भौतिक स्थान देते हैं, तो पर्याप्त दोहराव के बाद वो आदत बन जाती है। राइट, उस समय और उस स्थान पर पहुंचते ही दिमाग अपने आप उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। और इसका असर सिर्फ व्यायाम तक सीमित नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि इस तकनीक का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। सरकारी और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी इसे आजमाया गया है, राइट? बिल्कुल, सैकड़ों अध्ययनों ने ये साबित किया है कि कार्यान्वयन का इरादा बहुत प्रभावी है, चाहे वो फ्लू शॉट लेने का सटीक समय और तारीख लिखना हो या कोलोनोस्कोपी अपॉइंटमेंट का समय तय करना हो। चुनाव के समय वाले उदाहरण के बारे में क्या कहेंगी?
हाँ, शोधकर्ताओं ने पाया कि जब नागरिकों से ये पूछा जाता है कि आप वोटिंग स्टेशन जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे, कितने बजे जाने की योजना है, कौन सी बस वहां ले जाएगी, तो सिर्फ इन सवालों के जवाब देने से वोटिंग टर्नआउट बढ़ जाता है। बिल्कुल काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया दिमाग में एक मानसिक अभ्यास करवा देती है। समय पर टैक्स भरने या ट्रैफिक बिल का भुगतान करने के लिए भी ये उतना ही कारगर साबित हुआ है। अरे वाह, समय और स्थान की ताकत तो समझ में आ गई, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या होगा अगर हम समय और स्थान के अलावा अपने मौजूदा कामों का ही इस्तेमाल एक नई आदत को शुरू करने के लिए करें? मतलब जो काम हम पहले से कर रहे हैं उन्हीं के साथ नई आदत को जोड़ दें। हाँ बिल्कुल, हमारे जीवन में पहले से ही बहुत सी चीजें एक लय में चल रही हैं। इस विचार को और अच्छे से समझने के लिए आज का हमारा अध्ययन हमें एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक कहानी की ओर ले जाता है। आप डेनिस डिड्रोट की कहानी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 18वीं सदी के फ्रांसीसी दार्शनिक डेनिस डिड्रोट की कहानी। 1765 की वो रोचक घटना जहां से ये सब शुरू हुआ। ये कहानी मानव व्यवहार के एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्चे पहलू को उजागर करती है। मैं बताती हूँ। डिड्रोट लगभग अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी कि जब उनकी बेटी की शादी होने वाली थी तो उनके पास खर्च उठाने के पैसे तक नहीं थे। हाँ, लेकिन डिड्रोट कोई आम इंसान नहीं थे। वे उस समय के सबसे व्यापक विश्वकोशों में से एक एनसाइक्लोपीडिया के सह संस्थापक थे। राइट। और जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने डिड्रोट की इन आर्थिक परेशानियों के बारे में सुना तो उन्हें बहुत दया आई। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिड्रोट की पूरी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश कर दी। बाप रे, 1000 पाउंड? हाँ, और अगर आज के समय में इसकी गणना की जाए तो ये लगभग $1,50,000 से भी अधिक बैठती है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर सिर्फ गरीबी देखी हो, उसके लिए ये खजाना मिलने जैसा था। अचानक से डिड्रोट के पास बहुत सारा पैसा आ गया। बिल्कुल। उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी का खर्च उठाया और फिर चूंकि उनके पास पैसे बच गए थे तो उन्होंने अपने लिए एक बेहद खूबसूरत लाल रंग का चोगा, जिसे स्कारलेट रोब कहते हैं, वो खरीद लिया। और यहीं से इस पूरी कहानी में वो अजीब और मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है, राइट? हाँ, वो लाल चोगा इतना शानदार और सुंदर था कि जब डिड्रोट उसे पहनकर अपने पुराने कमरे में खड़े हुए तो उन्हें अचानक अपना बाकी सारा सामान उस चोगे के सामने भद्दा और पुराना लगने लगा। अरे, उन्होंने अपनी डायरी में भी तो लिखा था ना कि उनके उस शानदार चोगे और बाकी के सस्ते सामान के बीच अब कोई समन्वय नहीं, कोई सुंदरता नहीं बची थी। बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान में एक तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कह सकते हैं। इंसान का दिमाग चाहता है कि उसके आसपास की दुनिया में एक संतुलन हो, और उस एक लाल चोगे ने उनके पूरे पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ दिया। एकदम सही। इसका नतीजा ये हुआ कि डिड्रोट एक खरीदारी के भंवर में फंस गए। अपने उस भव्य चोगे के स्तर से मेल खाने के लिए उन्होंने अपनी पुरानी रग को हटाकर दमिश्क का एक नया और महंगा कालीन खरीद लिया। अरे बाप रे। हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने घर को कीमती मूर्तियों से सजाना शुरू कर दिया। नया शीशा खरीदा, रसोई के लिए एक बेहतर मेज खरीदी, यहाँ तक कि पुरानी पुआल वाली कुर्सी को हटाकर एक नई चमड़े की कुर्सी ले ली। जी बिल्कुल, गिरते हुए डोमिनोज की तरह था ना, जहाँ एक खरीदारी ने दूसरी खरीदारी को जन्म लिया। ये कहानी 18वीं सदी की है, लेकिन आज के समय में भी कितनी प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल, मानव स्वभाव थोड़ी ना बदला है। इसे अगर आज की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नया फोन खरीदने के बाद होता है। हाँ। हम एक नया महंगा फोन खरीदते हैं और अचानक लगता है कि अब इस फोन की सुरक्षा के लिए एक बड़ी आसा कवर चाहिए। हाँ, फिर स्क्रीन को बचाने के लिए एक महंगा स्क्रीन गार्ड चाहिए। और फिर ध्यान आता है कि फोन के साथ मैचिंग स्मार्ट वॉच भी तो होनी चाहिए। और फिर लगता है कि उन पुराने तारों वाले ईयरफोन की जगह नए वायरलेस ईयरफोन के बिना तो ये फोन अधूरा है। बिल्कुल सही कहा। एक चीज दूसरी चीज को जन्म देती है और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। इस घटनाक्रम को अगर हम एक बड़े नजरिए से देखें तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी मानव व्यवहार अकेले या हवा में नहीं होता। मतलब हर काम किसी ना किसी से जुड़ा है। हाँ, हमारी हर क्रिया किसी दूसरी क्रिया से जुड़ी होती है। एक काम खत्म होता है और वो तुरंत अगले काम के लिए ट्रिगर बन जाता है। मनोविज्ञान में इंसानों की इसी प्रवृत्ति को डिड्रोट इफेक्ट कहा जाता है। डिड्रोट इफेक्ट, तो इसका मतलब है कि कोई नई चीज हासिल करने से अक्सर खपत का एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जो और अधिक खरीदारी की ओर ले जाता है। राइट। जैसे कोई नई ड्रेस लेता है तो उसके साथ मैचिंग जूते और झुमके लेने ही पड़ते हैं।
कोई नया काउच लाता है और अचानक पूरे कमरे का पेंट और पर्दों का रंग गलत लगने लगता है। तो ये तो हुई खरीदारी और खर्च की बात, जो अक्सर नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन क्या इस डिड्रोट इफेक्ट के पीछे छिपे मनोविज्ञान का इस्तेमाल हम कुछ पॉजिटिव करने के लिए कर सकते हैं? मतलब आप पूछ रहे हैं कि क्या हम इस डोमिनो इफेक्ट का फायदा उठाकर अच्छी आदतें बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्या ऐसा मुमकिन है? ये एक बहुत ही शानदार विचार है और स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बीजे फॉग ने ठीक इसी सिद्धांत पर काम किया है। उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट विकसित किया जिसे हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है। हैबिट स्टैकिंग मतलब आदतों का ढेर लगाना? एक तरह से हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर ये तय करता है कि आगे क्या करना है इस आधार पर कि हमने अभी अभी क्या खत्म किया है। जैसे बाथरूम जाने के बाद हाथ धोना, फिर तौलिए को देखकर याद आना कि कपड़े धोने हैं। और फिर शॉपिंग लिस्ट में डिटर्जेंट लिख लेना। बिल्कुल, हम इस प्राकृतिक जुड़ाव का फायदा अपनी नई आदतों को ढालने के लिए उठा सकते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे काम करेगा? कार्यान्वयन के इरादे में हमने समय और स्थान का उपयोग किया था, क्या इसमें कुछ अलग है? हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला बहुत सरल लेकिन गहरा है। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। अच्छा, मतलब समय और स्थान की जगह मौजूदा आदत? हाँ, ये उसी का एक अधिक व्यावहारिक रूप है। इसमें हम समय और स्थान जैसी बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की बजाय किसी ऐसी आदत का इस्तेमाल करते हैं जो हम पहले से ही हर दिन बिना सोचे समझे करते हैं। और ये मौजूदा आदत नई आदत के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट ट्रिगर बन जाती है। राइट, चूंकि मौजूदा आदत में पहले से ही एक गति या मोमेंटम होता है, इसलिए नई आदत को शुरू करना आसान हो जाता है। हमारे नोट्स में इसके कुछ बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं जो मुझे बहुत पसंद आए। जैसे हर सुबह अपनी कॉफी डालने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। हाँ, ये बहुत ही आसान और स्पष्ट है। या फिर काम से घर आने पर अपने काम के जूते उतारने के बाद मैं तुरंत अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगा। यहाँ कोई समय नहीं देखा जा रहा है, बस एक काम खत्म होते ही दूसरा शुरू हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि एक बार जब बुनियादी ढांचे में महारत हासिल कर ली जाती है तो कई छोटी छोटी आदतों को एक साथ जोड़कर बड़ी श्रृंखलाएं या चेन बनाई जा सकती हैं। अच्छा, चेन भी बना सकते हैं? हाँ, ये डिड्रोट इफेक्ट का सबसे बेहतरीन और सकारात्मक रूप बन जाता है। उदाहरण के लिए सुबह की दिनचर्या इस तरह हो सकती है: कॉफी डालने के बाद 1 मिनट मेडिटेशन, फिर मेडिटेशन खत्म होते ही तुरंत आज के कामों की टू डू लिस्ट बनाना। माँ, एक काम दूसरे को ट्रिगर कर रहा है। इसी तरह रात को सोने से पहले की दिनचर्या हो सकती है: बिस्तर ठीक करना, अपने तकिए पर एक किताब रखना, फिर शावर लेने जाना। बिल्कुल, अब जब रात को सोने का समय होगा तो वो किताब वहां पहले से इंतजार कर रही होगी और पढ़ने की आदत अपने आप जुड़ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा और आसान लग रहा है, लेकिन असल जिंदगी में मुझे नहीं लगता ये इतना सीधा है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मान लीजिए मैंने तय किया कि जब मैं अपना लंच ब्रेक लूंगा तो मैं 10 पुशअप्स करूंगा। अब एक दिन मुझे लंच में देर हो गई, अगले दिन मैं बाहर किसी के साथ लंच करने चला गया। हाँ, ऐसा होता है। तीसरे दिन मैं काम में इतना व्यस्त था कि डेस्क पर ही खाना पड़ा। तो ये आदत तो वहीं टूट जाएगी ना। क्या इसमें कुछ गलत होने की गुंजाइश नहीं है? यही वो सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। लंच ब्रेक कहना बहुत ही अस्पष्ट या वेग है। अच्छा, वेग कैसे है? अगर कोई कहता है कि मैं लंच ब्रेक में 10 पुशअप्स करूंगा तो दिमाग के लिए ट्रिगर स्पष्ट नहीं है। क्या लंच खाने से पहले पुशअप्स करने हैं या खाने के बाद, और कहाँ करने हैं? क्या ऑफिस की कैंटीन में या अपनी डेस्क के पास? हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अस्पष्टता किसी भी नई आदत की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब दिमाग को ये सोचना पड़ता है कि मुझे ये काम कैसे और कब करना है, तो वो काम कभी नहीं होता। तो इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? इसे फेल होने से कैसे बचाया जाए? सही तरीका है अत्यंत विशिष्ट होना, एक स्पष्ट भौतिक ट्रिगर चुनना। लंच ब्रेक की बजाय ये कहना चाहिए, जब मैं लंच के लिए अपना लैपटॉप बंद करूंगी तब मैं अपनी डेस्क के पास खड़े होकर 10 पुशअप्स करूंगी। अरे वाह, यहाँ लैपटॉप बंद करने की क्रिया एक बहुत ही स्पष्ट और भौतिक संकेत है। बिल्कुल, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। और अधिक पढ़ना या बेहतर खाना जैसे लक्ष्य सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये दिमाग को ये निर्देश नहीं देते कि कब और कैसे काम करना है। मतलब विशिष्ट होना ही पड़ेगा। हाँ, दरवाजा बंद करने के बाद, दांत ब्रश करने के बाद, कॉफी का कप मेज पर रखने के बाद,
नया व्यवहार किसी विशिष्ट संकेत से जितना कसकर बंधा होगा, सही समय आने पर उस संकेत को नोटिस करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें तो वो ये है कि व्यवहार परिवर्तन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। एकदम सही, मेक इट ऑब्वियस। किसी को भी अपनी आदतों को सुधारने के लिए केवल उम्मीद या उस प्रेरणा वाली बैटरी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर लोग सिर्फ ये सोच कर बैठे हैं कि किसी दिन उन्हें कोई प्रेरणा मिलेगी, कोई वीडियो उनकी जिंदगी बदल देगा, तो वे शायद अपनी पूरी जिंदगी बस इंतजार करते ही निकाल देंगे। हाँ, अपनी आदतों को इस दुनिया में आकार देने के लिए उन्हें एक निश्चित समय, एक स्थान या एक स्पष्ट ट्रिगर देना जरूरी है। उन्हें नजरअंदाज न किया जा सके इतना स्पष्ट बनाना जरूरी है। बिल्कुल। और इन सब बातों से ना एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर हमारी हर क्रिया डिड्रॉट इफेक्ट की तरह बस एक के बाद एक ट्रिगर की श्रृंखला है, सुबह उठना, फोन देखना, कॉफी पीना, फिर एक और काम करना, तो हमारे पूरे दिन में से कितने काम वास्तव में हमारे अपने सचेत निर्णय हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और कितने काम सिर्फ एक ऑटोमेटिक डोमिनो इफेक्ट का हिस्सा है जो हमारे आसपास के माहौल ने तय कर दिए हैं। अगर हम बिना सोचे समझे इन डोमिनोज को गिरने दे रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी का नियंत्रण खो रहे हैं। सच में। लेकिन अगर हम समझदारी से इस डोमिनो का पहला पीस खुद सेट कर लें, सही आदतों को स्टैक कर लें, तो क्या हम अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता नहीं बदल सकते? ये सोचने वाली बात है कि हमारी अगली आदत का ट्रिगर कौन तय कर रहा है, हम खुद या हमारा आसपास का माहौल?